जिससे कि जो लोग नहीं जुड़े थे उनको पता लग सके कि लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था। तो लाइफस्टाइल की इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे फिर से। ये वो बीमारियां होती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, यानी जो हम दिनचर्या जो हमारी है, जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है, इसमें जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, इनसे जो बीमारियां पैदा होती हैं अनजाने में, जिनका हमें पता भी नहीं होता, वो बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिसीजेस कह देते हैं। जिसमें हमारे वेरियस डिसीजेस हैं, हार्ट से रिलेटेड है, अस्थमा है, कुछ बीमारियों के बारे में कल हमने जिक्र किया था। हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, ओबीसिटी है, जिस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और आज हम इस पे और ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ओबेसिटी से ही सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। ये मैं बता ही चुका हूं कि ये क्रोनिक डिसीजेज होती हैं। जब कोविड आया था तो आपने सुना होगा ये नाम बार बार, क्रोनिक। तो क्रोनिक डिसीजेस वाले जो है ज्यादा खतरे पे थे। अगर कोविड में आपको याद हो, डॉक्टर रोज कहते थे कि क्रोनिक जिनको प्रॉब्लम थी उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। क्रोनिक उसको बोलते हैं जो लंबे अरसे तक अगर कोई बीमारी आपने पाल रखी है और शरीर उसके लिए हैबिचुअल हो गया है, उसको क्रोनिक डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, हम उसके साथ आदी हो चुके हैं 5 साल 10 साल और मेरी बॉडी उसके लिए अडाप्ट कर गई है। अडाप्ट इन द सेंस मींस अब मुझे आदत हो गई है उसकी। स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक क्रोनिक डिसीज है। अस्थमा है, जिसके साथ मैंने जीना सीख लिया है। ये क्रोनिक डिसीज होती हैं जो लंबे अरसे से चलती आ रही है, और इनमें मतलब एबनॉर्मलिटी ये है कि हम इसके साथ जीना तो सीख जाते हैं, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग होती चली जाती है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और ये लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं बीमारियों के प्रति। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया, उसमें उसमें देखा गया कि जो हार्ट पेशेंट थे, जो डायबिटीज के पेशेंट थे, उनको जो है ज्यादा खतरा था एज कंपेयर टू द पीपल हु हैव नो क्रोनिक डिसीजेस। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये हमने कल देखा इसके बारे में। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे हमारी हार्ट डिसीज हो गई, स्ट्रोक हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग से रिलेटेड सीओपीडी है। इसके अलावा हमारे मेल न्यूट्रिशन है, अल्जाइमर्स डिसीज है। ये बहुत सारी वो डिसीजेज हैं जिनको हम चाह कर पालते हैं। मतलब मैंने चाहा और उसको पाला। चाहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बीमारी को मन से चाहा, मतलब कि मेरी आदतें ऐसी हैं कि जो बीमारी को प्रेरित कर रही हैं कि आओ और मुझे इन्फेक्ट करो। हार्ट डिसीज के बारे में कल हमने जाना कि हार्ट डिसीज कैसे हमें इफेक्ट करती है। हार्ट डिसीज अनजाने में हम जो खाना खा रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है, उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर जा रहा है, कितना ट्राइग्लिसराइड हमारे अंदर जा रहा है, कितना अनवांटेड जो कंपोनेंट्स हैं जो प्लाक में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं, और वो धीरे 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 एक लेयर इकट्ठी होती चली जाती है हमारी आर्टरी के अंदर। जो मैंने कल बताई थी, कॉम्बीफ्लेक्स आर्टरी के बराबर में हमारी एक लेफ्ट मेन आर्टरी होती है, हार्ट की अपनी एक आर्टरी होती है, उसमें वो प्लाक जमा होता चला जाता है और जिसकी वजह से ब्लॉकेज बढ़ती चली जाती है। ब्लॉकेज जब 70% क्रॉस कर जाती है तो हमारे सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना के दौरान जब हम डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर हमें फिर स्टेंट डालने की कोशिश करेगा या फिर हमें ऑपरेशन करेगा। अगर ऐसी जगह पे हमारी ब्लॉकेज आई है जहां से उसको स्टेंट से नहीं किया जा सकता, वहां बाईपास सर्जरी वगैरह सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। तो जो कि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, रिस्की प्रोसीजर है और इरिवर्सिबल प्रोसीजर है। अगर ऑपरेशन हो गया तो वो इरिवर्सिबल है। इसीलिए हमें रिवर्सिबल इसको बनाना है तो हमें वक्त रहते चीजों को समझना है। वक्त रहते हमें समझना है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कैसे आप समझ पाओगे कि हमारा न्यूट्रिशन डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेज से। बहुत हद तक हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल का मेजर कंपोनेंट है द वे वी ईट, द वे वी लिव। द वे वी ईट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। जो हम खाना खा रहे हैं ये हमारा एक मूलभूत अंग है, मतलब हम खाना तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर हम इसी को चेंज करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले इसको फोकस करना है। उसके बाद हम बिहेवियरल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे टाइम पर सोना, सिगरेट ना पीना, अल्कोहल का कंजम्पशन ना करना, स्ट्रेस का ना लेना। इन पे भी हम आएंगे इसके बाद। ओबेसिटी को मैंने कल समझाया था कि ओबेसिटी जो है जिसका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इज मोर देन 30, उसको ओबेसिटी की कंडीशन में माना गया है। यानी कि अगर मेरा हाइट के प्रोपोर्शनल अगर वेट एक ऐसे फैक्टर से ग्रो कर गया जो 30 वैल्यू आती है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कैसे उसको निकालते हैं, उससे अगर ऊपर क्रॉस कर गया तो मैं ओबेसिटी की कंडीशन में हूं। अब
मोर चांसेस आर दैट आई विल अट्रैक्ट मैनी मैनी प्रॉब्लम्स। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बुलावा दूंगा, जैसे कि ओबेसिटी है, खुद एक बीमारी है, हार्ट डिसीजेज है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके अलावा फिर मैं सीओपीडी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा डायबिटीज टाइप 2 है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं बुलावा दूंगा अगर मैं ओबीस हूं। तो ओबेसिटी के लिए सबसे पहले आपको वेट कंट्रोल करना आना चाहिए, और वेट कंट्रोल का फिर से डायरेक्ट कनेक्शन है मेरी डाइट के साथ। हम डाइट पे एंड में चलेंगे, और उसके साथ जो मैंने बताया लाइफस्टाइल को चेंजेस करना, जो आपकी दिनचर्या की जो चीजें हैं उनको चेंज करने से भी आपकी ओबेसिटी पे इफेक्ट आएगा। जैसे स्ट्रेस का कम करना, टाइम पे सोना, एजुकेशन का लेना, ये हमारी दिनचर्या है जिससे ओबेसिटी को भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो ये भी कल हम डिस्कशन कर चुके थे। टाइप 2 डायबिटीज को हम कल पढ़ चुके थे। टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जब मैं बार बार हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाऊंगा, और जिसकी वजह से मेरा बार बार ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा। जब मेरा ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा, ब्लड ग्लूकोज, उसको डाउन करने के लिए मेरा इंसुलिन रिलीज होगा, उसको कंट्रोल कराने के लिए। अब जब एक मात्रा में अगर मेरा ग्लूकोज अप हुआ है, तो मेरा इंसुलिन भी एक मात्रा में अप होगा। लेकिन अगर मैं एबनॉर्मली अपने ग्लूकोज को अप एंड डाउन करूंगा और साइकिल को कंटिन्यू करता जाऊंगा, तो मेरा इंसुलिन भी एबनॉर्मल ही बिहेव करेगा। और जब इंसुलिन एबनॉर्मली बिहेव करने लगेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरी सेल्स इंसुलिन को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। वो बोलेंगे कि अब मुझे इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक फिनोमिना स्टार्ट होगा, यानी बॉडी इंसुलिन को पहचानना बंद कर देगी। जब इंसुलिन को पहचानना बंद कर देगी, तो न्यूट्रिशन जो कि इंसुलिन की वजह से मेरी सेल्स के अंदर जा रहा था, वो जाना बंद हो जाएगा। और आप देखोगे कि टाइप 2 डिसीज जो अगर किसी को हो गई, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होता चला जाएगा। चाहे आप उसको कितना भी न्यूट्रिशन दे दो, उसका न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा। तो ये टाइप 2 डायबिटीज की कुछ प्रॉपर्टी थी, मेजर प्रॉपर्टी थी, जो आपको समझ लेनी है। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर से मैं डाइट पे आऊंगा। अगर आप डाइट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं खाओगे, आप एक लेवल पे अपने इंसुलिन को रखोगे, तो आपका टाइप 2 डायबिटीज हमेशा कंट्रोल रहेगा। वेट के साथ इसका कैसे कनेक्शन है? जब आप वेट ज्यादा रखते हो, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैलोरीज की बढ़ जाती है। अगर मैं 70 किलो पे हूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरी की है। अगर मैं 100 किलो पे हूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट 3500 कैलोरी की है। पैंक्रियाज का साइज सेम है। अगर मैं 100 किलो का हूं और मैं खाना ज्यादा खा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। अगर मैं 70 किलो पे हूं, तो मेरा जाहिर सी बात है ग्लूकोज का लेवल कंपैरेटिवली कम होगा। अब इसको काउंटर करने के लिए इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए आपको वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है अगर टाइप 2 डायबिटीज से बचना है। इसीलिए आप देखोगे जो मोटे ओबीस लोग होते हैं, वेरी लाइकली दे विल बी डायबिटिक आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो आपको उस 80% की कैटेगरी में नहीं आना है जो डायबिटिक होते हैं, ओवरवेट पीपल या ओबीस पीपल। आपको हमेशा अपने ग्लूकोज को नीचे रखना है। ग्लूकोज नीचे तभी रहेगा जब आप अपने डाइट प्लान को फॉलो करोगे, अच्छा खाना खाओगे। उस पर भी हम बाद में जाएंगे। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप देखोगे कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, सारी फूड से कनेक्टेड है। सारी फूड से, सारी कैलोरीज से, सारी हमारे बैलेंस डाइट से कनेक्टेड है। स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया, ये भी एक तरह का हमारा एक क्लॉटिंग होती है जो ब्रेन में होती है। सेम टू सेम फंक्शन जो हमारा हार्ट में होता है, वही हमारा ब्रेन में होता है। ब्रेन की आर्टरीज जो कि ब्रेन को ब्लड पहुंचाने का काम कर रही हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुंचाने का काम कर रही हैं। अगर कहीं पर अवरोध पैदा होता है, अगर कोई ऐसा कोलेस्ट्रॉल या कोई ऐसा पदार्थ जो रास्ते को रोक रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है मेरे टिश्यूज पे, जिसकी वजह से वो एरिया इमीडिएटली न्यूरॉन्स का डेड कर जाता है। अगर वो एरिया डेड कर गया, तो उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन जो था, वो किस वाले एरिया में हमारा क्लॉटिंग आई है, कौन सा हमारा फंक्शन अफेक्ट होगा। स्मेल का होगा, मोटर न्यूरॉन्स का होगा, ठीक है, हार्ट का होगा। अगर ऐसा मेजर कोई स्ट्रोक आया, तो हो सकता है पैरालिसिस की कंडीशन भी आ जाए, जिसमें इंसान कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भूल जाए। तो ये भी हमारा डायरेक्टली फूड से कनेक्टेड है। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, अच्छी फाइबर्स ले रहे हो, इसके अलावा आप उसमें न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हो, जो कि पैंक्रियास को भी जरूरत है, हार्ट को भी जरूरत है, ब्रेन को भी जरूरत है, तो ये हम कम कर सकते हैं काफी हद तक। तो ये भी डाइट से कनेक्टेड है। इसके बाद हमारा हाइपरटेंशन, आज का टॉपिक जो रहेगा, हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे। देखिए, वर्ड हाइपर का मतलब होता है कि तादाद से ज्यादा। टेंशन का मतलब होता है एक तरह का प्रेशर। अगर मेरा ब्लड प्रेशर जो मेरी आर्टरीज में, जो मेरी वीन्स में चल रहा है, अगर ये एक तादाद से ज्यादा बढ़ जाए,
इसको हम हाइपरटेंशन कह देते हैं। अगर ये लोअर हो जाए तो इसको हाइपोटेंशन कह देते हैं, हाइपो यानी लो ब्लड प्रेशर। हम हाइपरटेंशन को ज्यादा कंसर्निंग मानते हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कशन करेंगे। हाइपरटेंशन की वजह क्या है, वजूहात इसकी हमें समझ लेनी जरूरी है। ये भी डायरेक्टली मेरे फूड से कनेक्टेड है, लेकिन एक चीज है कि इसमें हाइपरटेंशन के जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की हाइपरटेंशन है। प्राइमरी वाला जो है उसका आज तक रीजन नहीं समझ में आया किसी को। किसी को ये नहीं पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, लेकिन इसको सपोर्टर्स जो हैं वो हमें पता लग चुके हैं। पहला सपोर्टर है इसका मेरा ओबीस होना। ओबेसिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, ओबेसिटी घटेगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये क्लियर हमें हो चुका है। रीजन आज तक किसी को नहीं समझ में आया कि हाइपरटेंशन होती किस वजह से। सॉल्ट का ऐसा क्या कनेक्शन है कि हाइपरटेंशन एकदम बढ़ जाती है। सोडियम की जो मात्रा है, यानी नमक जो आप खा रहे हो, नमक को आप अगर इंटेक को बढ़ाओगे तो हाइपरटेंशन इमीडिएट इफेक्ट कर जाती है। अच्छा, अब हाइपरटेंशन को भी समझते हैं, ये दो तरह की है। एक है प्राइमरी। प्राइमरी वो है जो मैंने खुद से इजाद करी, यानी मैंने लाइफस्टाइल खराब कर लिया, मैंने स्मोकिंग करी, मैंने स्ट्रेस डाला बॉडी पे, मेरा इमीडिएटली बॉडी रिएक्ट करेगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये मेरा खुद का चुना हुआ है। 90% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, 10% केसेस में हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ, किडनी का फेलियर हो गया, या किसी का कोई ऐसी क्रोनिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरी बॉडी पे इफेक्ट आया, उसको बोलते हैं। वो हमारा चुना हुआ नहीं होता, वो हमें दिया गया होता है। तो हमें पहले वाले पे फोकस करना है। तो पहले वाले पे फोकस करने के लिए थोड़े से इसके बारे में समझते हैं कि ये बोलता है कि जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट में देखिए, हार्ट का क्या है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, एक बार एक्सपेंड होगा। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मेरे ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, एरोटा जो होता है उसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब समय ये फैलेगा तो ये फिल करेगा अपने वेंट्रिकल्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है इसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कह देते हैं। यानी सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक यानी एक्सपेंशन। देखिए, जिस समय मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो कुछ भी इसके अंदर था वो सब बाहर निकला एरोटा के अंदर। तो जिस समय ये बाहर निकला तो एरोटा का प्रेशर इंक्रीज किया, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब आप ब्लड प्रेशर मैच कराने जाते हो या नापने जाते हो तो आप देखते हो कि एक हायर साइड की वैल्यू होती है, ये उसी दौरान होती है जिस समय मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मेरा उस समय का प्रेशर बढ़ चुका होता है, वो 120 के आसपास हम मान लेते हैं रेफरेंस। जिस समय मेरा डायस्टोलिक कंडीशन है, यानी मैं वेंट्रिकल्स को फिल कर रहा हूं, तो मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। जिस समय ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा होगा उस समय मेरी वैल्यू 80 के आसपास रहेगी। तो 120/80 इसलिए हम उसको कहते हैं कि जिस समय कॉन्ट्रैक्शन है उस समय प्रेशर बढ़ा, जिस समय फिलिंग हो रही है उस समय प्रेशर घटा। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि 120 और 80 क्या चीज होती है। लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहे हो, आप दौड़ लगा के आ रहे हो, आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, तो हार्ट में पीआईडी कंट्रोल जो है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, ये समझ गया कि अभी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचानी है, यानी ज्यादा ब्लड पहुंचाना है। तो बाय डिफॉल्ट आपका हार्ट ज्यादा पंपिंग करना स्टार्ट कर देगा, जल्दी 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 जल्दी, जिससे कि ऑक्सीजन जल्दी पहुंचे। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं आप रेस्टिंग पोजीशन पे हो, आप सो रहे हो, फिर भी आपका हार्ट जल्दी 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 पंपिंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ सिग्नल गलत आ रहा है कि जिसकी वजह से हार्ट को एफर्ट ज्यादा करने पड़ रहे हैं। प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई है जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसी को हम हाइपर टेंशन कह देते हैं। अब हमारी सिचुएशन ये सही नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है कम ऑक्सीजन की, दे रहे हैं हम ज्यादा ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज है, ये ठीक कंडीशन नहीं है। ये भी हमारा डाइट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। हम डाइट अगर ठीक रखेंगे, लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये क्रोनिकल है, जैसे मैंने बताया था कि अगर टाइप 2 है यानी सेकेंडरी है, तो आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। हम प्राइमरी को ही फोकस करके चलते हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग अंडर 90% कैटेगरी। तो हाइपर टेंशन को कभी भी हमें आसान नहीं लेना, ये वेट ओबीसिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन आर किडनी फेलियर। अगर हाइपरटेंशन में हम हैं तो हम प्रोन हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए, हम वल्नरेबल हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट की डिसीजेस बढ़ सकती है, आई डैमेजेस हो सकती हैं। जो हमारी आईज होती हैं इसमें कैपिलरीज होती हैं, बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं। अगर मेरा हाई ब्लड प्रेशर है और मान लीजिए मेरे ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरी वो वीन उसको नहीं
हैंडल कर पाई, तो मेरा आंख में वो रेड कलर का धब्बा आ सकता है, जिसको हम एक तरह से रप्चर कह सकते हैं, उसको हेमरेज कहते हैं, आई वीन हेमरेज कहते हैं उसको। वो वाला हेमरेज नहीं, आपका एक हेमरेज अलग होता है जो कि वक्त के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये हाई ब्लड प्रेशर कभी नहीं जाना चाहिए। इसमें आपको चक्कर भी आ सकते हैं, और आप मतलब ऐसी सिचुएशन में जा सकते हो जिसमें कंफ्यूजन होती है, हम कोई फोकस नहीं कर सकते किसी चीज पे। हाँ, इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन एक बात और भी है कि हाई ब्लड प्रेशर जिस समय होता है उसको पहचानना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें मशीन का इस्तेमाल करना होता है, उससे हम पहचान कर पाते हैं, या फिर कुछ कंडीशंस में हमें सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, वो सिम्टम्स को हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमें आसान नहीं होता हाइपर वेंटिलेशन, ये हाइपर टेंशन को पहचानना। तो आजकल लेकिन मशीन हर जगह है, तो आप समझ पाते हो कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई है नहीं है। चेक करा के जरूर रख लेना है कि नॉर्मली कंडीशन में आपका हाई तो नहीं है। लेकिन जो लोग अंडर वेट होते हैं, ठीक वेट पे होते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, खाना ठीक से खाते हैं, टाइमली सोते हैं, वो देखोगे आप, वो बहुत ही मतलब सेल्डम चांसेस होते हैं कि वो हाइपरटेंशन के शिकार हों। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। देखिए इसके बारे में बहुत जगह छपा है, बहुत रिसर्च पेपर छपे हैं। सीओपीडी, इसको सीओपीडी नाम दिया गया है। क्रोनिक का मतलब है लंबे समय तक, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज की बाधा उत्पन्न करना। पल्मोनरी डिसीज यानी ये हमारी रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको पल्मोनरी हम नाम दिया गया, डिसीज दिया गया। स्पेशली मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि जो लोग स्मोक करते हैं उनको ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेनी जरूरी है। देखिए, अगर मेरी लंग्स में एक लंबे समय तक अगर मैं अवरोध पैदा कर रहा हूं ऑक्सीजन के फ्लो होने का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी सीओपीडी नाम की एक बीमारी में। ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको खांसी आती रहेगी, और उस खांसी में कोई बलगम नहीं आएगा, वो सूखी खांसी रहेगी। अब ये सूखी खांसी हो कैसे रही है, इसके फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, इससे हमें लॉन्ग टर्म के हमारे ब्रीदिंग इश्यूज होंगे। वीजिंग, वीजिंग यानी बात करते समय पे सांसों में से सीटी की आवाज आना, जो ये प्रॉब्लम होती है, या खांसना, खड़े खड़े खांसना, बिना बात के खांसना, ये सीओपीडी हो चुकी है। अब इसको रिवर्सिबल इतना आसान नहीं है बनाना, क्योंकि ये क्रोनिक है, लंबे समय तक इसके इफेक्ट हैं, और लंबे समय की कोई चीज अगर होती है तो बॉडी अडाप्ट कर जाती है, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। समय रहते इसको रोका जा सकता है। थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। अस्थमा, इसके बाद हम दोनों का डिफरेंस करेंगे एक बार। तो अगर मैं अस्थमा की बात करता हूं, अब देखिए अस्थमा भी कुछ कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम होती है जैसी सीओपीडी होती है। अब अस्थमा में और सीओपीडी में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हमें समझना है। अस्थमा का नाम आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा कि अस्थमा अटैक आया, अस्थमा अटैक आया। अस्थमा का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में दमा कह देते हैं। अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल डिसीज से ज्यादा मैं मानता हूं कि ये गॉड गिफ्टेड एक प्रॉब्लम है। अब फिलहाल की कंडीशन में ये हमने चोजन प्रॉब्लम बना दी है, क्योंकि इंसान इतना डिग्रेड हो चुका है कि पॉल्यूशन इतना फैल चुका है, पैसिव स्मोकर्स इतने हो चुके हैं कि ये अब चुनी हुई बीमारी बन चुकी है। अगर मेरे पास का बैठा हुआ इंसान स्मोक कर रहा है, तो उसका इफेक्ट उस पर 100% अगर जा रहा होगा, तो 70% मुझ पे भी जा रहा होगा। ये मेरी चोजन है। और अस्थमा में आज तक रीजन समझ में किसी को नहीं आया कि ये होता क्यों है, लेकिन इसको भी कुछ सपोर्टर्स हैं जिसको हम समझ लेंगे। अस्थमा बेसिकली कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि ये किसी चीज की वजह से हुई है। अस्थमा एक एलर्जी है, एक एलर्जी की सिचुएशन होती है। अगर मान लीजिए मैं पैदाइशी इस तरह से हुआ हूं कि मुझे कोई पॉल्यूटेंट ऐसा है जिससे मुझे एलर्जी होती है, यानी मेरी बॉडी का जेनोम इस तरह का है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो जीनोम अगर इस तरह का है, तो वो पॉल्यूटेंट अगर मेरी बॉडी में एंटर करेगा, तो जाहिर सी बात है मेरी बॉडी उस पर हैवीली रिएक्ट करेगी। ये शब्द मैं बार बार बोलूंगा, हैवीली रिएक्ट करेगी। जिसको करना चाहिए था हल्का रिएक्शन, उस पर वो हैवीली रिएक्ट करेगी। जिस समय ये हैवीली रिएक्ट करेगी तो मेरी हाइपरवेंटिलेशन बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कोई पॉल्यूटेंट आया मेरी लंग्स में, तो बॉडी उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी हैवीली रिएक्शन के साथ, खांसी ये सब मतलब स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि उसको जल्दी उस पॉल्यूटेंट को बाहर निकाला जाए।
एलर्जिक हूं मैं उसके लिए। अब जिस समय ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये अनकंट्रोल्ड मेरा एक बिहेवियर हो जाए, तो इस प्रॉब्लम को मतलब गंभीर प्रॉब्लम माना गया है कि जिसमें मुझे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इसको अस्थमा अटैक कह देते हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट की बिहाफ पे मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया, ये अननोन है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस तरह के पॉल्यूटेंट अगर नए नए आने लग जाए जिसके लिए मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये चोजन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं जहां पर प्लास्टिक का काम होता है, अगर मैंने मास्क नहीं लगाया और मेरे वातावरण में इस तरह के दूषित तत्व हैं जो मेरे पल्मोनरी इसको लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये चोजन हो चुकी है। अस्थमा का अटैक आएगा ही आएगा। इसीलिए ये लाइफस्टाइल डिसीजेज में रखी गई है कि हमें इस तरह की कंडीशन से बचना है। इसमें होता क्या है कि जो मेरे फेफड़े हैं, फेफड़े के अंदर जो मेरे जो सब जो मेरी यहाँ से जो मेन विंड पाइप गई है, इसमें ब्रोंकाइट्स होती हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं जिसके अंदर कैपिलरीज जुड़ी होती हैं, जो मतलब हार्ट का कनेक्शन है उनके साथ। यानी यहां से ऑक्सीजन लिया और कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे दी, उसका काम होता है। वो अल्ट्रा सेंसिटिव अगर हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन बार बार जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमें अस्थमा का अटैक आता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, एक आपको दवाई देता है जिसको लेते ही वो सप्रेस कर देता है। वो सप्रेस कर देगा जो हमारा एलर्जी थी उसको। तो जिस समय हमारा ब्रेन को सिग्नल मिलना बंद हो गया उस सप्रेसेंट की वजह से, फिर से हम उस पॉल्यूटेंट को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देती है हमारी बॉडी। इमीडिएटली फिर ऑक्सीजन आनी स्टार्ट हो जाती है। ये इसका खेल है। तो अब आपको समझना यह है कि सीओपीडी भी कुछ कुछ ऐसा ही था, अस्थमा भी कुछ कुछ ऐसा ही था। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार उसको समझते हैं। देखिए, जो मैं लंग्स को अगर देखूं, ये मेरा लैरिंग्स, और यहां पर आने के बाद ये मेरी ब्रोंकाइट्स, और ये मेरे दो लंग्स। मैं इस कंडीशन पे जाता हूं जहां पर ये मेरे आगे फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं इस तरह से, और यहां पर कुछ कैपिलरीज होती हैं ऐसे ही, सेम इधर कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज जो है ये आर्टरीज के साथ जुड़ी होती है। तो इनका यहां पर मेरे ब्रोंकियोल्स होते हैं, छोटे छोटे सैक, सैक बोलते हैं इनको, मतलब थैलियां होती हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इधर से, जब हम ट्रैकिया के थ्रू ऑक्सीजन जाएगी, वेंट पाइप के थ्रू ब्रोंकाइट्स और ब्रोंकियोल्स में जब ऑक्सीजन जाएगी, तो ये सैक मेरे फैलते हैं। जब ये फैलेंगे तो ये मेरा एक्सपेंशन होगा इसका डायफ्राम का। ये डायफ्राम होता है इधर। अगर मेरा डायफ्राम एक्सपेंड हो रहा है जिस समय मैं ब्रीथ कर रहा हूं, ब्रीथ इन, तो ये मेरी जो थैलियां हैं ये फैलेंगी और उसके बाद ये ऑक्सीजन इन कैपिलरीज को मिल जाती है। ये फिर इसके बाद आगे हार्ट पे चली जाती है। यहां पर प्रॉब्लम मेरे अगर आती है इस जगह पे, और ये कॉन्ट्रैक्शन ही होना बंद हो जाए, रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसको हम अस्थमा अटैक कर देते हैं। लेकिन अभी मैं एक दूसरी कंडीशन पे जाता हूं, सीओपीडी वाली पे। उसमें क्या होता है कि जो ये मेरी आर्ट, ये जो मेरी ये बीन्स, ये हमारी जो ब्रोंकाइट्स हैं, जो हमारी विंड पाइप के जो फर्दर जो ब्रांचेस हैं, मैं अगर इसको समझने की कोशिश करूं, दोनों में डिफरेंस आपको देखेगा। अगर ये मेरी वो विंड पाइप की ब्रांच है और ये इसका डाया है, इसका ये डायामीटर है, और यहां पर ये मेरा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें एयर का जो इनटेक है वो, जैसे हार्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे, सेम कंडीशन है। तो विंड को जो है कम जगह मिलेगी फ्लो करने के लिए। ये डाया मेरा अगर चेंज होता चला जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें जगह कम मिलेगी। ये सीओपीडी की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से वो सीटी की आवाज आना, अटैक आना, सांस का ना आना, ये वो प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसमें हमें खांसी उठती है, क्योंकि ये जो हमारा ये जो है, ये म्यूकस, ये जो जिसको हम फ्लैम कह देते हैं, या हिंदी में उसको खखार जो इसको बोलते हैं, ये यहां पर जमा हो जाता है। ये बाहर नहीं आता, लेकिन ये अवरोध पैदा करता है। सीओपीडी में ये प्रॉब्लम करेगा। ये स्मोक की वजह से जो हमने टार इकट्ठा कर लिया, पॉल्यूटेंट की वजह से जो टार इकट्ठा कर लिया, ये वही चीज है। ये फ्लैम है और गंदा वाला फ्लैम है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम सिगरेट पी रहे हैं उसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है।
सिगरेट पीने से ये जो जो हमारा पॉल्यूटेंट है वो इधर इकट्ठा होता जा रहा है, और ये समय के साथ साथ मेरी ये जो विंड पाइप्स है समय के साथ साथ ये हार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। हार्ड होनी इसलिए स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जब उस पर कोई चीज तार इकट्ठा होगा तो उसको बॉडी मजबूत करने की कोशिश करेगी कि भाई इस पे ओवरलोड आ रहा है। जब ये समय के साथ साथ ये मेरा जब ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तो इनका एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम आएगी, इनके कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए बार बार हमें खांसी उठती रहेगी। आएगा कुछ है नहीं, खांसी उठती रहेगी। तो ये जो टार है, इसी टार को हमने सुना होगा कई बार अखबार में कि सिगरेट चेन स्मोकर्स जो होते हैं उनको टार खाली कराने के लिए दुबई में ऑपरेशन कराना पड़ा, वो यही होता है। इसको सक करा के फिर वो बाहर निकालते हैं। अब सीओपीडी और अस्थमा में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? सीओपीडी बेसिकली उन लोगों को हुआ जिन्होंने स्मोकिंग करी, कंडीशन सेम है, फंक्शन इसका भी यही हुआ, इसको भी सांस लेने में परेशानी हुई। अस्थमा वाले को स्मोकर होना जरूरी नहीं है, नॉन स्मोकर को भी हो सकता है। अगली कंडीशन सीओपीडी में ये मेरी ये जो सैक मैंने बताए ब्रोंकियोल्स, ये उस लेवल पे हुआ और ये विंड पाइप लेवल पे हुआ, यानी इसकी प्रॉब्लम पहले स्टार्ट होगी। तीसरी चीज, इसको मैंने सप्रेसेंट के थ्रू ठीक कर लिया, इसका कोई सप्रेसेंट नहीं है, इसको कोई दवाई नहीं दे सकता डॉक्टर कि भाई इसको खांसी का अटैक आएगा ही आएगा और ये ज्यादा वल्नरेबल है, ये ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। चौथी चीज क्या है जो दोनों में कॉमन है? पैसिव स्मोकर। ये पैसिव स्मोकर की कंडीशन जो है ये आपकी चोजन होती है, जिसके साथ आप बैठ रहे हो बहुत ध्यान से सोचिए आप किसके साथ बैठ रहे हो। अगर आपके साथ बैठने वाला इंसान स्मोक कर रहा है तो समझ लीजिए आप भागीदार हो उस फिनोमेना के। तो ये सोच लेना कि मैं बुरा मान जाएगा मेरा दोस्त स्मोक कर रहा है, तो आप भाई अपने आप को तकलीफ में डालकर अपने दोस्त को खुश कर रहे हो, ये आपका डिसीजन है। मैं उस कंडीशन में नहीं बैठूंगा जो मेरे शरीर को क्षति पहुंचाए। मेरा शरीर अगर बिना स्मोक करे उसके सेम प्रभाव को झेले तो ये तो मेरा दोस्त दुश्मन हुआ ना मेरा। तो मुझे ये दिमाग लगाना है कि मैं किस कंडीशन में बैठा हूं, मास्क का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, मैं क्या पॉल्यूटेंट की कंडीशन में बैठा हूं क्या, दिल्ली में या कहीं पर भी जहां पर आप देखते हो कि AQI बढ़ गया। ये AQI जो होता है एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो ये आपने सुना होगा 380, ये फिगर क्या है? यानी कि अगर मेरा एक सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें मेरा 380 माइक्रोन के पॉल्यूटेंट इकट्ठे हैं। ये पॉल्यूटेंट ने इसको डेंसिटी को कम कर दिया एयर की को, यानी अगर मैं इतना सांस लूंगा तो इतना मॉलिक्यूल अंदर जाएगा बॉडी में, और ये वही मॉलिक्यूल है जो यहां पर इकट्ठा हो रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि AQI क्यों खतरनाक है, क्यों पेड़ लगाने चाहिए, क्यों ग्रीनरी हमें जरूरी है, क्यों ऐसी सिटीज में रहना दुश्वार है जहां पर AQI बढ़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे नौकरी ऐसी कंडीशन में करनी है तो फिर भाई मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अस्थमा के बाद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने कई बार जिक्र भी करा है। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जहां पर मैं हमारे एक शायद किसी ने पूछा भी था पहले कि हड्डियों के बारे में मतलब हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि हमें हड्डियों को देना क्या है। हड्डियों के लिए हमारी सख्त जरूरत होती है हमारी कैल्शियम की और हमारे विटामिन डी की और उसके अलावा प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पहले इसको समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। जो हमारी हड्डियां हैं, ये हड्डियों को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, ये बनी हुई हैं कुछ ऐसे फाइबर्स के साथ, कुछ ऐसे कंपाउंड्स के साथ जो कि रोजमर्रा के जीवन में जो हम काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट उस पर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉक करके आया, हमें पता नहीं चलेगा मेरी हड्डियों में बहुत छोटे छोटे माइक्रोफ्रेबाइल हमारे जो है फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये फ्रैक्चर्स को रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन हो गया या हमारा डाइट हो गया। अगर मैंने इसको ये प्रोटीन नहीं दिया, ये कैल्शियम नहीं दिया, ये डाइट नहीं दी, तो ये फ्रैक्चर्स धीरे 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 इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा ये इतनी वीक हो चुकी होगी कि एक छोटे से गिरने के ऊपर या छोटे से एक्सीडेंट के ऊपर मल्टीपल फ्रैक्चर्स दिखाई देंगे। ये मल्टीपल फ्रैक्चर्स एक दिन में नहीं होते हैं, इनको आपने डेंसिटी को वीक करके पैदा किया है।
अगर मान लीजिए एक लोहा है जो कि नया लोहा है, डेंसली स्ट्रांग है, उस वो अगर मान लीजिए अगर उस पर हम चोट मारें, डक्टाइल बनाने की कोशिश करें, वो हैंडल कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, मेलेबिलिटी ज्यादा होगी, डक्टिलिटी ज्यादा होगी। यही एक सरिया है जो कि जंग लगा हुआ है, बहुत पुराना है, लेकिन है सरिया, दिख रहा है, खड़ा हुआ है। अगर मैंने उस पर चोट मारी तो वो बहुत जल्दी डक्टाइल हो जाएगा, बहुत जल्दी मेलेबल हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी वीक है। सेम कंडीशन मेरी हार्ट ये बोन्स की है। अगर मेरे छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ जिसको बियर नहीं कर पाई, तो वो मल्टीपल फ्रैक्चर्स में वो फ्रेजिलिटी की वजह से बिखर जाएगी। इस कंडीशंस को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये भी लाइफ डिसीज होती है, चूजन डिसीज है, क्योंकि हमने उसमें हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर लिया। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं एंड्रोजन जिसको कहते हैं, वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन और मैन के अंदर एंड्रोजन, यानी जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये हमारा एक एंड्रोजन है, यानी वो एंड्रोजन का मतलब होता है वो हार्मोन जो हमारे सेक्सुअल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। ये भी इसको इफेक्ट करता है। अगर मैंने डाइट अच्छी नहीं ली और मेरे इंसुलिन लेवल पे भी ध्यान जाना है फिर से, कि अगर मैंने इंसुलिन लेवल को मतलब कंट्रोल नहीं करा तो न्यूट्रिशन नहीं लगा, न्यूट्रिशन नहीं लगा तो कैल्शियम अंदर नहीं गया, हॉर्मोन्स इंसुलिन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डिसबैलेंस हो गए तो एंड्रोजेंस भी डिसबैलेंस होंगे। इसके बाद मेरा ये बनेगा ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलियंस ऑफ केसेस रिकॉर्डेड होते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। कॉमनली अकरिंग लाइफस्टाइल है डिसीज इन इंडिया। ज्यादातर ओल्डर जो पीपल होते हैं उनको तो ये बहुत ज्यादा होता है। अगर बाथरूम में छोटा सा गिर गए, आप सुनोगे कि हड्डी 3 जगह से टूट गई, 4 जगह से टूट गई, ये ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है जी, अब हम प्रिवेंशन पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हैं, अब इसको ध्यान से सुन लेना है कि हमें अब ये लाइफस्टाइल डिसीज को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे इसको ठीक करेंगे हम। सबसे पहली चीज है कि आपको होलसम डाइट लेनी है। डाइट इज द मेन थिंग, डाइट ही सब कुछ है, आप ये समझ लीजिए। डाइट में आपको कंज्यूम करना है फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फूड्स रिच इन फाइबर एंड कैल्शियम, ये तो है ही है। मैं इसके अलावा थोड़ा सा और बताऊंगा, आपको पूरा प्रोटीन लेना है बॉडी वेट के हिसाब से। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो एथलीट हूं या मैं वर्कआउट कर रहा हूं, सिर्फ मुझे ही प्रोटीन की जरूरत है, और एक आदमी है जिसको कोई वर्कआउट करना नहीं है उसको भी प्रोटीन की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है भाई। बिल्डिंग ब्लॉक मुझे डेली जरूरत है। मैं अगर बीएमआर की बात करूं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसमें मेरी दिन पर दिन मसल्स टूटती हैं। अगर मैं सो भी रहा हूं तो भी मेरी मसल्स वीक हो रही है, जाग रहा हूं तो भी। अगर मैं नीट की बात करूं, नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वॉक कर रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, ये भी मुझे मतलब वीक कर रही है चीजें। तो इसकी रिपेयरिंग के लिए भी मुझे प्रोटीन की जरूरत होती है। हाँ, वो फैक्टर थोड़ा कम हो सकता है, 1 की जगह वो 0.9 मल्टीप्लाई बाई और बॉडी वेट हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी। आपको प्रोटीन पे ध्यान पूरा देना है। बैलेंस डाइट के हम आगे लेक्चर करते रहते, आप उसमें समझ लोगे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हमें डाइट को देना है, भरपूर न्यूट्रिशन आपको कैसे देना है। प्रोटीन लेते रहो, फैट लेते रहो, न्यूट्रिशन लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्ट्रेस को मैनेज करते रहो। उसके बाद कह रहा है कि एक्टिविटी एंड फूड कंजम्पशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी एक्टिविटी तो कुछ है नहीं और फूड में पूरा ले रहा हूं, या फिर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और फूड में उसके मुकाबले कम ले रहा हूं। ये भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। तो ये इसेंशियल है, फिजिकल एक्टिविटी और उसके बीच में बैलेंस। अब मैराथन रनर है जैसे दिनेश जी हैं, अगर मैं इनको इनकी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन दूं 70 ग्राम तो कम होगा, इनको 1.2 के फैक्टर से अपने प्रोटीन को लेना है। तो ये हमें एजुकेशन में पता लगता चला जाएगा। उसके बाद देखिए, बॉडी वेट को मॉनिटर करते रहिए। आप अपने बॉडी वेट को ऐसे मॉनिटर करिए कि जैसे आपके डाइट प्लान में आपके कैलोरीज वगैरह डिफाइंड है, आपके कोच ने आपको एक समय सीमा बताई हुई है कि 15 दिन में 20 दिन में आपको बॉडी वेट चेक कर लेना है। उससे आपको पता लग जाएगा कि बीएमआई ऊपर तो नहीं जा रहा, बीएमआई नीचे तो नहीं जा रहा, बॉडी वेट ऊपर तो नहीं जा रहा, डाउन तो नहीं हो रहा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे रही है, अपने कोच के साथ जरूर डिस्कशन करो। उनका काम है आपको मॉनिटर करके आपको एक चेक एंड बैलेंस का सॉल्यूशन देना। तो कोच को अवगत कराओ अपनी सिचुएशन के साथ। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता हमारी बीएमआई कितनी है, हमें नहीं पता हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, तो कोच को पता है। इसलिए कोच को इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। अगली बात हम बात करते हैं, अवॉइडिंग निकोटीन अल्कोहल। देखिए यार, ये तो सबको पता है, इसमें मुझे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। निकोटीन यानी चाय, चाय को बंद ही कर दो। जब पता है कि ये गंदी चीज है तो उसको देने का फायदा कुछ नहीं है। आप लो उसे तो कंसिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार भी रहो। ठीक है, फिर आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जी चाय नहीं पी सकते क्या, चाय पी रहे हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतोगे। अल्कोहल
सत्यानाश कर देगी जीवन का, बच के रहना। एनी अनदर फॉर्म ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि वो जो इंजेक्शन वाले ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब ये भी है कि जो हम अननेसेसरीली ऐसी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल दवाइयां हैं, ये भी एक ड्रग्स का काम करती हैं। नींद की दवाई है, मुझे नींद नहीं आ रही जी, मैंने दवाई ले ली और मुझे नींद आ गई, ये भी एक ड्रग है भाई। नहीं लेनी है ऐसी चीजें। आप अगर डाइट सही रखोगे, एक्सरसाइज सही करोगे, नहीं जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप देखो कि 1/3 ऑफ डेथ कॉज्ड ड्यू टू हार्ट डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडेड अल्कोहल एंड निकोटीन। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है यार ये सरकारी डेटा है जो ये कहता है कि भाई अगर मैंने सिर्फ अल्कोहल को छोड़ दिया अपनी बॉडी में कंज्यूम करने से, और निकोटीन को छोड़ दिया, निकोटीन भी सिगरेट और चाय, इनमें दोनों में होता है, इसको अगर छोड़ दिया तो 1/3 हिस्सा, यानी अगर 100 लोग मर रहे हैं तो आप 77 लोगों को बचा सकते हो हार्ट अटैक से। ये कितनी बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हो अल्कोहल कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, ऑयल एंड शुगर इन एक्सेस। ये तो देखिए, ये हमें हर बार बताया जाता है कि शुगर कहाँ दिक्कत कर रही है। शुगर इसलिए मेन इंपॉर्टेंट, शुगर को छोड़ना इसलिए क्योंकि ये कैलोरीज जो मैंने बताया अभी, इंसुलिन वगैरह, उसको डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। सॉल्ट और ऑयल को समझना है थोड़ा सा। ऑयल डायरेक्टली मेरा कोलेस्ट्रॉल में जा रहा है, क्योंकि ऑयल चाहे आपका, देखिए आप ये सोचो कि पाम ऑयल यूज करता हूँ, मस्टर्ड ऑयल यूज करता हूँ, देसी घी यूज करता हूँ, 19-20 का फर्क है। दिमाग से निकाल देना इस बात को कि ये मेरा हेल्दी है जी और ये नॉन हेल्दी है। चाहे सरसों का तेल हो, चाहे पाम ऑयल हो, चाहे कोई गाय का घी हो या कुछ हो, है सारे सैचुरेटेड फैट। 19-20 का फर्क कह सकते हो। गाय का घी थोड़ा सा इसलिए बेटर है कि जैसे सर बताते हैं कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बेटर है, और उसको अभी संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। साइंटिस्ट ने अभी आज तक ये क्लियर नहीं कहा कि गाय का घी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, और ये भी नहीं कहा है कि नहीं बढ़ाता है, तो इसलिए उसको संदिग्ध माना गया है। अगर आप अच्छे बॉडी वेट पे तो लो आप, नहीं बॉडी वेट अच्छा, ओबेस हो, तो फिर गाय का घी तो फिर सजेस्टेबल है ही नहीं, आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा। इसके बाद आपने समझ लिया कि भाई पीरियडिक हेल्थ चेकअप को आपको करते रहना है। अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है अंदर की बॉडी की, तो आपको पीरियडिक हेल्थ चेकअप करते रहना। मैं हर बार कराता हूँ, हर 3 महीने में आपको भी कराने, जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए। लिपिड प्रोफाइल से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कहीं लीवर तो नहीं बना रहा कोलेस्ट्रॉल, कहीं आप ब्लॉकेज की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। तो आपको ये आदत बना लेनी है। बहुत से लोग डरते हैं टेस्ट कराने से, वो ये सोचते हैं कि यार सिरदर्दी बढ़ जाएगी। भाई प्रॉब्लम अगर हुई और आपने सिरदर्दी ना ली तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सिरदर्दी लेने से हो सकता है वो कम हो जाए। तो अगर आप नजरअंदाज करोगे चीजों को, पर्दा डाल कर रखोगे, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, प्रॉब्लम वहीं रहेगी। इसलिए उसको जानना भी जरूरी है। तो डरना नहीं चाहिए कभी भी टेस्ट कराने से, टेस्ट कराने चाहिए। डरने से आप क्षणिक दूर तो हो जाओगे उससे, लेकिन वो लंबे समय में फिर आपको फिर आगे चल के वो फेस करनी ही पड़ेगी। इसलिए बॉडी टेस्ट कराते रहो। अगर आपको डाउट है, नहीं है डाउट, तो भी साल में एक बार जरूर कराओ। और आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस सबने लिया हुआ है, उसमें फ्री में मिलते हैं, कूपन यूज करो। कंक्लूजन पे चलते हैं। फाइनल कंक्लूजन ये कहता है कि लाइफस्टाइल डिसीजेस कैरेक्टराइज दोज डिसीजेस whose occurrence is primarily based on daily habits of people and it's a result of inappropriate relationship of people with their environment। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अगर मैं इसके साथ एक ताल्लुक खराब रखूंगा, यानी अगर मेरा एनवायरनमेंट कहता है कि भाई मुझे ग्रीनरी चाहिए, अगर मैं उन पेड़ पौधों को काटता रहूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन का जो है AQI बढ़ाता रहूंगा, मैं जो है एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है मेरे एनवायरनमेंट में, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं जहां नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, और मैं ऐसे एनवायरनमेंट में सो रहा हूं जहां साउंड आती है, ठीक है, जहां पर मैं नींद अच्छी नहीं ले पा रहा हूं, या ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं जहां पर मुझे खाना ठीक नहीं मिल रहा, या ऐसे एनवायरनमेंट की सब्जियां मुझे मिल रही हैं जहां पर वो कैंसरस फूड अगर उसको मतलब वो होने जा रहा है, तो ये सारा मेरा एनवायरनमेंट का खेल है। मैं जिस तरह की लाइफ को जी रहा हूँ, जिस तरह के एनवायरनमेंट में मैं जी रहा हूँ, अगर मैं उसको बेहतर नहीं कर पाया तो मैं इनका शिकार हो जाऊंगा, या फिर मैं अपनी एक्टिविटीज को नहीं सुधार पाया। इसमें एक चीज की मिसिंग थी जो मैं जिस पर ध्यान देना चाह रहा था, उसका मुझे शायद ध्यान नहीं रहा। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंट देना है, बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। ये हमारी लाइफस्टाइल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखिए फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने हार्ट के बारे में बताया आपको, स्ट्रोक के बारे में बताया, डायबिटीज के बारे में बताया, कैलोरीज मैनेजमेंट के बारे में बताया। फिजिकल एक्टिविटी को इनके साथ जोड़ के देखिए आप। अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहूंगा,
मैं कितना भी प्रोटीन खा लूं, मैं कितना भी अच्छी चीजें खा लूं, मेरी बॉडी की जब तक मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं जनरेट होगी, मसल की रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं हो रही है और मैं उसको प्रोटीन दे रहा हूं, तो कोई फायदा नहीं है। आज हमने कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करी, आज हमारे सर ने हमें कार्डियो एक्सरसाइजेस कराई। कार्डियो एक्सरसाइजेस कराने से क्या हुआ, मेरा हार्ट पंपिंग ज्यादा हुई। जब हार्ट की पंपिंग ज्यादा होती है तो हार्ट की मसल्स रिक्वायरमेंट करती हैं ऑक्सीजन की, मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, उसको प्रोटीन की, उसकी रिपेयरिंग की। ये जो मेरी एक्टिविटीज है और मेरे सारे हार्मोन्स एलिवेट हो गए, अच्छे अच्छे हार्मोन्स एलिवेट हो गए, स्ट्रेस हार्मोन्स भी एलिवेट हुए, लेकिन अच्छे हार्मोन्स ने उसको दबा दिया। तो बॉडी में एक माहौल बना, जो बॉडी के मेरे सोए हुए जो चीजें थी वो सब जाग गई, सारे रेस्पॉन्सेज काम करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारा मेटाबॉलिज्म काम करना स्टार्ट कर रहा है, हर एक सेल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ्लो बढ़ गई है बॉडी में, लंग्स का फैलना स्टार्ट हो गया है, जो कि लंग्स मेरे रुके हुए थे एक ही जगह पे, डायफ्राम रुका हुआ था, तो लंग्स एक्सपेंड कर रहा है, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है, ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आप सोचो, जब हम धीरे धीरे ये स्ट्रेस, हेल्दी स्ट्रेस अपनी बॉडी पर डाल रहे हैं, तो बॉडी प्रोन हो रही है नेक्स्ट इफेक्ट के लिए, यानी अगली बार जब इस तरह का इफेक्ट आएगा तो बॉडी तैयार रहेगी। उसके बाद इसको हम एक्सेस करते रह सकते हैं बड़े मतलब इवेंट के लिए, हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी सख्त जरूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहोगे तो आपकी कैलोरीज भी बढ़िया मैनेज होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डेली की रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरी की है, अगर मैंने 400 कैलोरीज की एक्सरसाइज करी तो मेरी 2600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। डाइट मैंने 1600 की ली, तो जो मेरा वो 700-800 कैलोरीज का स्कारसिटी थी, अब वो बढ़ के 1400 होगी, यानी रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा तरजीह देनी है। आप चाहे 10 मिनट 20 मिनट से शुरू करो, जो शुरुआत कर रहे हैं, और उसको 45 1 घंटे पे लेके जाओ, आप फिजिकल एक्टिविटीज के बहुत सारे बेनिफिट्स देखोगे। आप देखोगे कि मसल्स बहुत फास्ट हो जाती हैं। अगर मैं एक्सरसाइज ना कर रहा होता और सिर्फ मैं डाइट को ले रहा होता तो शायद मेरा वेट तो लॉस हो जाता, लेकिन अट्रैक्टिव बॉडी नहीं बन पाती। अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए मसल्स का बनना भी जरूरी है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, कोच को सर्वप्रथम रखना है, क्योंकि आप इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे कि खाना क्या है। और कोच को अगर आपने मान लिया कि ये मेरा एक्सपर्ट कोच है और ये जो बताएगा इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा, फिर आप देखिए रिजल्ट आपकी बॉडी पर कैसा आएगा। और मैं चाहता हूं आप अपने सवाल जरूर तैयार रखो, हर इंसान को सवाल पूछना है। जितने सवाल पूछोगे उतने लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि हमने क्या आज सीखा। इसको दिमाग के ऊपर से नहीं जाने देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होंगी। ओवर टू अजयपाल सर, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। थैंक यू। वेरी गुड। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। हमारे एजुकेशन कोच अमित लांबा, डॉक्टर अमित लांबा, नई पदवी जो है कि इनको कल साधुराम सर ने दी थी, इंजीनियर कम डॉक्टर अमित लांबा। वाकई जबरदस्त जो है कि आज की एजुकेशन थी। कल का जो हमारा पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट, आज ये सेकंड पार्ट था, और बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है, एक एक चीज को बारीकी से बताया है, क्यों ये चीजें जरूरी है, डाइट हमें कैसी लेनी है, किस चीज की वजह से क्या समस्याएं आती है, स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, अल्कोहल कितनी खतरनाक है, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाई है। जिसने ध्यान से सुना है उसकी समझ में बिल्कुल आ गया था। और देखिए हमारे जो 36% ज्वाइन है, अभी 42 थे थोड़ी देर पहले, अभी देखिए टाइम ज़्यादा होता है तो कुछ लोगों को कहीं जाना होता है, तो इन लोगों ने तो बिल्कुल ध्यान से सुना है, तो ये इस चीज़ को समझ पाए। इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सरसाइज है उसके बाद आपने लीव नहीं करना है, आपने एजुकेशन को सुनना है, एजुकेशन से ही आप सीख पाएंगे। अकेली एक्सरसाइज से आप ज़्यादा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा अचीवमेंट बड़ी नहीं ले पाएंगे, इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज बिल्कुल लाइफस्टाइल डिजीज एक ऐसी है जो 70% बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है। तो अगर हमने 100 में से 70 बीमारियों को अगर ठीक कर लिया तो हम अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया ढंग से एंजॉय कर पाएंगे, बहुत बढ़िया ढंग से जी पाएंगे। तो 30% बीमारियां होती हैं, वो कोई वायरल डिजीज भी हो सकती है, या कोई जो है कि आपकी हेरिडेटरी भी हो सकती है, जो अनुवांशिक होती है। तो वो 30% को अलग रख के अगर हम 70% पे काम कर लेंगे जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, तो हम अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे, जब तक जिएंगे स्वस्थ रहेंगे। तो ये आज का जो ये टॉपिक था, कल और आज का, सबसे जरूरी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। स्पेशली जो है कि अमित भाई ने बहुत मेहनत करके इस टॉपिक को तैयार किया है, बहुत बढ़िया ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जो बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है, जो बिल्कुल जिन्होंने कभी हेल्थ के बारे में पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, वो भी इसको आसानी से समझ सकता है।
और देखिए स्मोकिंग, लोग ये कह देते हैं कि मैं तो हुक्का पीता हूँ, हुक्का अच्छी चीज है, बीड़ी पीता हूँ या कुछ, सबसे ज्यादा खतरनाक है स्मोकिंग। स्मोकिंग डायरेक्टली हमारा अस्थमा, सीओपीडी, हमारी जो है कि हार्ट से संबंधित समस्याएं जो बताई थी अभी अमित भाई ने, बिल्कुल डिटेल से आपको डायग्राम बना के समझाया था, वो सारी की सारी स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से आती है। और देखिए आजकल जो है कि फिर दोबारा से मैं देख रहा हूँ कि बीच में जो है कि ये जो हुक्का पीने का चलन था ये कम हो गया था, लेकिन ये नए जो बच्चे हैं वो फिर से हुक्के की तरफ जा रहे हैं। और हुक्का हुक्का नहीं, वो पता नहीं सिगरेट में और भी कुछ जो है कि कई तरह के ड्रग्स लेने लगे। बहुत खतरनाक है। इसके इफेक्ट इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये जो है कि हमारे न्यूरॉन, जो हमारा माइंड है उसको भी खत्म कर देती है, उस हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको भी प्रभावित करती है। जो निकोटीन होता है, आपको बताया है स्लाइड में, निकोटीन और अल्कोहल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमने इन चीजों से बचना है। इनके पीछे का इफेक्ट ये क्यों खतरनाक है, बिल्कुल आपने जिसने सीखा है बिल्कुल बढ़िया ढंग से बताया है। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इसको बिल्कुल तसल्ली से एकांत में बैठ के आप इसको सुनेंगे समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। जी वंदना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। पहले तो सर बोलूंगी आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी और एकदम डिफरेंट, पूरा कार्डियो एक्सरसाइज थी। थैंक यू आज की एक्सरसाइज के लिए सर। सर मैं आज जो एजुकेशन दी है अमित सर ने, तो मैं उसके बारे में बोलूंगी। अस्थमा जो है, तो मुझे भी ना काफी टाइम पहले जो है ये एलर्जी टाइप की होती है। जैसे मैं मिर्च का डब्बा या मसाले का कोई भी डब्बा खोलती थी और मुझे छींके आने लगती थी बहुत बुरी तरह से, और वो कंटिन्यूस रहती थी 10-15 मिनट तक। और या फिर कोई वैसी धूल वाली जगह पे जाती थी। इवन जब मैं कॉलेज में थी तो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख के समझाते थे, तो वो उसकी डस्ट से भी मुझे एलर्जी होने लगी थी। और आगे की बेंच में बैठी थी तो पूरा लगता था एकदम जा रहा है, और मुझे सांस लेने में एकदम से चॉकिंग होने लगती थी। एक वर्ड और मैंने सुना है, अब मुझे इसके बारे में भी जानना है, स्नोफिलिया। ये भी एक अस्थमा का ही मुझे लगता है दूसरा नाम है, या समथिंग कुछ अलग है? इसके बारे में थोड़ा सा क्या जानना। नाम बताया आपने? स्नोफिलिया। सीनोफीलिया? स्नोफिलिया, स्नोफिलिया, SNOW, स्नोफिलिया। स्नोफीलिया? यस, ईओसिनोफीलिया तो मैंने सुना है, सीनोफीलिया मैंने नहीं सुना। स्नोफिलिया बोलते हैं, SNOW। नहीं जी, मैं इसके बारे में पता करके बताऊंगा। मैंने ईओसिनोफीलिया के बारे में सुना, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रॉब्लम होती है, ब्लड में हमारा एक ऐसी डिजीज हो जाती है। सीनोफीलिया मैंने नहीं सुना, मैं इसको सर्च करके बताऊंगा फिर आपको। हाँ जी। ईओसिनोफीलिया तो मैंने सुना है, उसके बारे में मुझे पता है। तो आपने जैसे बताया कि एलर्जी थी, एलर्जी देखिए, एलर्जी बाय बॉर्न भी हो सकती है और सेंसिटिव होते हैं कई बार हम इसके प्रति। और चौक हो गया या कुछ इस तरह की चीजें होगी, डस्ट से भी होता है कई बार। जैसे मैं खुद जैसे बाइक पे जाता हूँ तो कहीं पे धुआं है, तो वहां पर सांस लेना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉल्यूटेंट होते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। मेरी बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी, हर एक इंसान की बॉडी रिएक्ट करेगी, लेकिन किसी किसी की रिएक्ट ज्यादा कर रही है, ओवर रिएक्शन कर रही है। तो ओवर रिएक्शन करना जो है वो मेरे अदर फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि जैसे वो अनकंट्रोल्ड हो गया, सांस लेने की जो एक क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है, अब वो मेरे लिए घातक हो सकती है। ठीक है, उस कंडीशन में नहीं पहुंचना है, इसलिए फिर हमें मेडिकेशंस का भी सहायता लेनी होती है। या फिर हम दूसरी चीजें इलाज कर सकते हैं, जैसे कि हम सपोर्टर्स को बढ़ाएं। अस्थमा की एलर्जी तो कहीं नहीं जाएगी, वो तो रहेगी। हम सपोर्टर्स को बढ़ा दें, यानी हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे लंग्स हैवी हो जाएं, मजबूत हो जाएं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से ना हो। यानी हार्ट की हम कुछ चीजों को बढ़ा सकें जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज्यादा स्टैंड कर सके। तो इन चीजों पे हम काम कब कर सकते हैं? जो हम खाना पीना अच्छा करते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, और थोड़ा थोड़ा उसको स्ट्रेस डालने की आदत डालें। तो आपने सही बताई चीजें, ऐसा होता है। हमारी एक टीचर थी, उनको भी इस तरह के आता था, लेकिन इसको हमें कोऑपरेट ही करना पड़ता है अच्छी लाइफस्टाइल के साथ। अगर हम उसको डिग्रेड करें और वर्स करें तो वो भी ठीक नहीं है। आप ऑटोमेटिक चली भी जाती है,
और ये काफी टाइम पहले की बात है, अभी नहीं है। और ये अपने आप ही एकदम से आता है और अपने आप ही एकदम चला है। मुझे काफी सालों से नहीं हुआ, लेकिन पहले हुआ है इस चीज को। जो आप बता रहे थे अस्थमा, बहुत अच्छी एजुकेशन थी उसके बारे में। थैंक यू। सीओडी क्या है और अस्थमा क्या है, दो डिफरेंस हमें पता चला। थैंक यू सो मच। जो आपको डॉक्टर की उपाधि मिली है, बहुत अच्छी मिली है। और आपके साथ साथ हम भी डॉक्टर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच अच्छी एजुकेशन देने के लिए सब। देखिए, एजुकेट करते रहो अपने आप को, और एजुकेशन को कभी नहीं रोकना है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो मरते दम तक इंसान को लेते रहना चाहिए, और इसमें कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, ना कभी इसमें सैचुरेशन आना चाहिए। हम अगर अपडेट नहीं रहेंगे अपनी हेल्थ को लेके, तो हमें ये तो एक ऐसी चीज है ना कि हमें दिनचर्या में हमें खाना पीना तो है ही। अगर मैं यही नहीं पता लगा पाऊंगा कि मैं खाना क्या है, सही खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, तो फिर मैं लंबा जीवन नहीं जी पाऊंगा, अच्छा जीवन नहीं जी पाऊंगा। एजुकेशन सबको लेते रहना है। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल हो, या कोई अपने रिव्यूज भी आप दे सकते हो कि भाई आपको कैसी लगी एजुकेशन, या समझ में आई है या नहीं आई है, या आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो। जो रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये रिवर्सिबल हुई हो किसी की टेस्ट कराने के बाद, आप बता सकते हो। जैसे मेरी रिवर्सिबल थी, मैंने कोलेस्ट्रॉल को कर दिया रिवर्स। दिनेश जी बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं आपके सामने। इन्होंने तो मतलब रिवर्सिबल का भी रिवर्सिबल कर दिया। एक, इनको तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ने ये कहा था कि कल आ जाइए, स्टेंट डलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिवर्सिबल करने में। आइए उनसे एक बार पूछते हैं। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। भैया गुड आप मॉर्निंग। बिल्कुल चाड़े पाड़ रखे हैं। गुड और मॉर्निंग। आज मैं एजुकेशन मिस कर की है। क्यों? एक्चुअली मैं कहीं चला गया था और प्रिया के साथ चला गया, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं लगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ बाद में। और मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसको बार बार, अच्छा एक बार मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं एक बार, जैसे अभी लाइव चल रही है तो मेरे समझ में नहीं आता, हम्म। मेरे साथ ही होता है ऐसा। बाकी मैं बाद में जब सुनता हूँ फिर एक एक चीज मेरे को समझ में आती है। और कुछ यहाँ गलत में थोड़ा डिस्टर्ब भी ज्यादा रहते हैं, तो समझ नहीं पाते सारी चीजों को। लेकिन जब बाद में समझते हैं तो वो चीजें सारी क्लियर समझ में आ जाती है। उस शांत में, जैसे कहते हैं ना, जयपाल सर कहते हैं कि आराम से बैठ के तसल्ली से सुनना है। तो इसका बड़ा, ये जो हमारे चैनल है इसका बड़ा बेनिफिट सभी को हो रहा है। और बड़े बड़े कोचों को भी मैंने सेंड किया था तो उनके भी मैसेज आ रहे हैं। तो मतलब अच्छी चीजें हैं, हमने बांटनी चाहिए। और बिल्कुल नॉलेज ही बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो हमें क्या पता। आज आपने 2 दिन की जो क्लास थी, ये मतलब जबरदस्त क्लास थी। मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम सर। आप भी हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर की उपाधि आपको भी मिली हुई है, क्योंकि आपने सामने बैठ के हमें लाइव कोचिंग दी है एक तरह से। तो आप तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। एक बार शिव जी के पास चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। अमित जी, गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद आ रहा। अमित सर, मुझे जो है ना, अभी अपने दिनेश सर से जुड़ने से पहले दही, केला, छाछ, संतरा, मूली, ये तमाम चीज जब मैं खाता था तो मैं तुरंत ही बीमार पड़ जाता था, छींक आ जाती थी, मेरे जुकाम बनता था। और अमित जी, मेरे पास 50-50 छींक जब आती थी तो उसी से मेरे लेफ्ट साइड पसली में फ्रैक्चर हो गया था, सिर्फ छींक से हो गया था। लेकिन जब से मुझे दिनेश सर ने जोड़ा है, मेरे भगवान ने, मेरे ये समझ में नहीं आया कि मैं बिल्कुल भी ठीक हो गया हूँ। और दही मैं रेगुलर खा रहा हूँ, और सारी चीजें, मूली भी मैं अभी खाना शुरू कर दिया था, तो सारी चीजें सूट करने लगी। ऐसा क्या हो गया जो? देखिए, मैंने अभी बताया कि जब हम ओवरवेट होते हैं, तो ओवरवेट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, हर चीज गड़बड़ा जाती है। और इनसेंसिटिविटी की जो आपने बात करी कि मुझे इससे प्रॉब्लम होती थी, उससे प्रॉब्लम होती थी, ये बेसिकली सब इंटरलिंक्ड है। हम जो अगर खाने को बॉडी के रिस्पॉन्स से अगर अलग रख के देखें तो ये बेईमानी होगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम खा रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अब आपसे मैं एक चीज कहता हूँ, मुझे बुखार आया, मैंने एक दवाई ली,
15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि वो बुखार उतर गया। यानी जो मैं खा रहा हूं उसका डायरेक्ट कनेक्शन है किसी भी चीज से। तो जो हम खा रहे हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी बॉडी से। अगर मैं अपनी बॉडी को ओवरवेट करे बैठा हूं, ठीक है, मेरा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है बॉडी में और मैंने फंक्शंस को वीक कर दिया है। मान लीजिए मेरी बॉडी की क्षमता कम हो चुकी है न्यूट्रिशन ना पहुंचने की वजह से। देखिए न्यूट्रिशन का तो सिंपल सा ये है, जब आप पैदा हुए होंगे, शिव जी मैं आपसे पूछता हूं, जब आप 15 साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, आप दही खा के छींक मारते थे क्या? नहीं मारते थे। आप पूरे गांव में दौड़ लगाते भी रहते नहीं सर। होंगे, पूरे गांव में दौड़ लगाते रहते होंगे, बच्चे आपके पीछे भागते रहते होंगे। तब ऐसा क्या था आपकी बॉडी में कि अगर एलर्जी होती तो फिर बचपन से होती। तो आपने कुछ बिल्कुल इजाद करी है प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी में अनचाहे तरीकों से। तो वो प्रॉब्लम्स जो थी वो इकट्ठी होती 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 क्रॉनिक हो जाती हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल हम उसके साथ जूझना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करती हैं। फिर मुझे लगता है कि भाई मेरी बॉडी तो बहुत वीक होगी। और देखिए मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, अगर हम सबको ये लगता हो ना कि हम बहुत मजबूत हैं, आप कभी नोटिस कर लेना 5 से 7 दिन लगेंगे बीमार महसूस करने में, 5 से 7 दिन। तो ये कभी भी नहीं सोचना कि हम बिल्कुल परफेक्टली फिट हैं तो अब हम मतलब कुछ भी हो गए। लाइफस्टाइल डिसीजेज से बचने के लिए आजीवन ये हमें आदत डालनी पड़ेगी। आप कभी देखना हमने एक्सरसाइज छोड़ी तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम बीमार हो गए, फिर थोड़ा सा भी वर्कआउट किया तो दर्द होना, भाई मोरल डाउन हो जाता है। तो ये सारा हार्मोन्स का खेल है, इनको कंट्रोल कराना जरूरी है। जैसा आपने बताया, आपने न्यूट्रिशन पहले नहीं लिया, बॉडी ओबीस थी, खाना पीने से छींक आने लगती थी, ये सारी फंक्शन वीक हो गए थे। अब न्यूट्रिशन ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस डाल रहे हो बॉडी पे, अच्छा तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, फिर आपकी बॉडी इनको झेलने के लिए सक्षम हो गई है। सर कभी जीवन में हमने ना तो दारू पिया, ना मीट खाया, लेकिन सर स्मोकिंग नहीं किया, लेकिन सर मैं मिठाई का बहुत शौकीन था। मिठाई इतना खाता था बेशुमार, वो देसी घी, दूध पीना जो है, ये तमाम चीजें। लेकिन सर अब तो 62 साल की उम्र में आकर के दिनेश सर, अजय पाल सर, अब आप सबने मिल करके ऐसा कर दिया है कि ये महसूस होता है कि मैं फिर से युवा हो रहा हूँ। और स्थिति ये है सर कि सवेरे जब बेड पर से उठते हैं ना, तो सच्चाई अभी आपने जो कहा कि शरीर भारी सी महसूस होती है, लेकिन जब हम वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारी शरीर बिल्कुल फ्री हो जाती है, बिल्कुल एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी मिल जाती है मुझे। जी आप इसको ऐसे ही ऊर्जा को एंजॉय करते रहिए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप अब जवानी की तरफ जाएंगे। अभी आप देखना, आप इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए। और जब सुमन बहन जी को देखता हूँ जो है ना, तो और ऊर्जा आती है। सुमन बहन जी को देख करके जो है इतनी खुशी होती है कि वो क्या वर्कआउट करा रही है, बड़ा आनंद आता है देखो। देखिए मैं तो उनको दिन रात देखता हूँ, तो वो मतलब हम ये समझते हैं कि वो तो मतलब जीता जागता एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इंस्टीट्यूशन है वो। मैं उनको इंस्टीट्यूशन मानता हूँ। उन्होंने मतलब जीने का नजरिया चेंज कर दिया बहुत लोगों का, मेरा चेंज कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ऐसा देख पाऊंगा उनको। अब मुझे ऐसा लगता है सच्चाई। कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, ईमानदारी ऑनेस्टली मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझे उनकी स्ट्रेंथ अब ऐसा लगने लगी है कि मैं चैलेंज हो रहा हूँ उस स्ट्रेंथ से। यानी मैं उनके लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा ही पहले है मुझे सर। ऐसा लगता था कि ये बुजुर्ग हैं, मैं नया जवान, ये इस तरह की फीलिंग आती थी। लेकिन मैं ऑनेस्टली मैंने आपको बताई, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे compete करना पड़े उनसे अभी इस कंडीशन में। तो वो उन्होंने रिमार्केबल एफर्ट्स डाले और उनको मैंने देखा। देखिए उन्होंने कोई ये रातों रात ये महल नहीं बनाया, उन्होंने इसको मेहनत करी उन्होंने पूरी। उन्होंने अपने कोच को सबसे ऊपर रखा। देखिए मैं ये कहूं कि भाई उन्होंने सारी मेहनत के दम पे कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कोच को सर्वोपरि रखा, जो कोच की बात मतलब जो रिस्पेक्ट होती है वो रिस्पेक्ट दिल से आती है, तो आप उसकी हर बात मानते हो। तो जब हम उसको एज ए बहुत प्रोफेशनल अच्छा। समझने लगे हैं कि भाई इसका काम है कोच का, तो अब आप कभी रिजल्ट नहीं पा पाओगे। अगर आप कोच को ये समझो कि ये सारा आंखों पर है मेरे, इसकी कही हुई बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, तब आप रिजल्ट देखना। तो ये चीज मैंने उनके अंदर देखी। दूसरी चीज उनका डिसिप्लिन। शादियां अटेंड कर रहे हैं लोग, घर में पकवान बन रहे हैं, लेकिन भाई उन्होंने उन्होंने देखा उसको, और ऐसा नहीं कि उनसे नफरत करी, पूड़ियों से या सब्जियों से या तली हुई चीजों से नफरत करी, नफरत नहीं करी उन्होंने, क्योंकि वो एजुकेट करते रहे अपने आप को। अगर आप एजुकेट नहीं करोगे तो आपको नफरत होगी, अरे इसके लिए मना किया, ये नहीं खाना। नफरत नहीं करनी है आपको, समझना है यार ये
तरस आना चाहिए उन लोगों पे जो उसको खा रहे हैं कि भाई यार ये देखो कितना गंदा खा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। जब ये फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तब आप उसको लाइफस्टाइल बना पाओगे। अगर आपने ये सोचा कि यार मेरे कोच ने मना करा है बर्फी नहीं खानी, आप नहीं कर पाओगे। आपको ये उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा कि बर्फी खाने से मना किया है तो यार कितनी अच्छी बात कही है। ऐसे आप उसको बिल्कुल। आजीवन अपना पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और फिर उनकी एक और लास्ट चीज पे मैं जाता हूँ, डिसिप्लिन की बात होगी, कोच की बात होगी, तीसरी चीज पे जाते हैं, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं करी। अगर आपने कंसिस्टेंसी किसी चीज को दे दी, 9 महीने दे दिए उन्होंने अपने जीवन के, तो आपको और हमें मतलब ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये कि मतलब ये कराया हुआ सामान है या कुछ इनको फोर्स करा गया इस चीज के लिए। जिसने 9 महीने दे दिया, नहीं उसकी जीवन का एक हिस्सा बन गया, उन्होंने उसको कंसिस्टेंसी दे दी, अब वो कभी नहीं छोड़ पाएंगे उसे। कंसिस्टेंसी बहुत का आपको सबको ध्यान रखना है, डू नॉट गिव अप। चाहे आप कुछ भी हो जाए, धरती आसमान हिल जाए, लेकिन आपको फिटनेस की कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। अमित सर, बहुत अच्छा लगा। मैं भी सर बिल्कुल भी जो है गुरु को गुरु मानता हूँ, कोच तो भगवान ही है हमारे लिए बिल्कुल भी। अब सर 9 बजे घर से निकलूंगा और थैला मेरा साथ में होगा बिल्कुल भी जो है, उसमें सारे प्रोजेक्ट होंगे, जहां रहूंगा सर वहीं ले लूंगा बिल्कुल भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आपको। फिटनेस आपकी अच्छी आ रही है। एक बार कोई बिंदु जी के पास चलते हैं। बिंदु जी शायद अनम्यूट हैं, म्यूट हैं, अनम्यूट करते हैं उनको, उनसे कभी बात ही नहीं हो पाती। गुड मॉर्निंग Good मैम। morning. Ram Ram to all. Sir, Ram Ram to all. Sir, Ram Ram to all. Sir, देखिए उनकी वॉइस में कोई मेरे ख्याल से दिक्कत है। बिंदु जी से हम हमेशा बात करना चाहते रहते हैं, लेकिन हम उनसे कभी बात ही नहीं कर पाते, उनसे कभी बात ही नहीं होती। sir, कुछ मेरे प्रॉब्लम है। आपका नेटवर्क में शायद कोई इशू है बिंदु जी, तो मैं लेकिन समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रही होंगे। आप ये कहेंगे कि हमें एजुकेशन बहुत अच्छी मिली, आज वर्कआउट बहुत अच्छा था। और हालांकि हम आपके समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रही होंगी। किसी दिन हम चाहेंगे आप हमसे मतलब अ, बढ़िया नेटवर्क में बैठ के बात करें और सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एक ही दिन में ही। देखिए उन्होंने भी रेगुलरिटी नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी, मैंने हमेशा देखा वो बैठ के सुनती रहती हैं और हमें डिमोटिवेट नहीं होने देती। वो मोटिवेशन देती रहती हैं कि आज हमने ये सीखा, बहुत अच्छा सीखा। चैट बॉक्स इनके मैसेजेस से भरा रहता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। एक बार हम अपने मौसा जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो 2 दिन की आपने जो हमें कोचिंग दी है एजुकेशन के रूप में, ये भी कोचिंग ही है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। जैसे आप कह रहे थे स्मोकिंग, जो आदमी स्मोक नहीं करता ना, तो अगर बस में बैठे हो आप या किसी भी व्हीकल में बैठे हो, तो कहीं से भी कोई बीड़ी लगा लेता है तो आप उसी तरह समझ जाएंगे कि बस के अंदर किसी ने बीड़ी लगाई, अगर आपने नहीं पिया कभी। इसी तरह से हर चीज का पूरा, ये जो आपने जो बताई सारी बातें, ये बिल्कुल अपने शरीर के साथ जोड़नी चाहिए कि हमने अपने लाइफस्टाइल को कैसे चूज करना है और उसमें किस प्रकार से सफलता प्राप्त करनी। अब इस जैसे आपसे जुड़ने से पहले और कुछ अब 2-4 दिन बीच में मैंने ब्रेक लिया था खाने का, कोच साहब ने मुझे बताया, दिनेश जी ने, कि आपका वेट घट नहीं रहा, इसलिए आप थोड़ा चेंज करो। तो 5-7 दिन में 1.5-2 किलो मैंने बढ़ा लिया था। उस टाइम तो था ही नहीं, जो मिल गया खाओ, ये क्या खाओ ये खाओ, तो ये तो एकदम से हम अपने जो है पेट को भरते रहते हैं। अब जो जीवन को जीने का सबसे बढ़िया रास्ता जो है आप लोगों ने दिखाया है, और आपकी कोचिंग ने, और हमारे जो आज अजय पाल जी थे, इनके जो ठुमके थे अपना इसमें वर्कआउट में, ये बड़े पसंद आए। इसमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आज इनके साथ थोड़े गाने नहीं थे, सॉन्ग्स नहीं थे, और वैसे तो बहुत ही मजा आया। तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि आप जो हर रोज कोई न कोई नई चीज हमें देते हो, और हमें पता चलता है भी कि हमें पता, सर कई चीजों का हमें ज्ञान होता है लेकिन वो कह नहीं पाते उसको। जैसे आप जिक्र करोगे इस बात का या मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका अगला पॉइंट ये होगा।
लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं। और अब जो यहाँ आकर के हम अप्लाई करने लगे हैं तो इससे बहुत बढ़िया मजा आता है। सवेरे उठते हैं, आज 5 बजे उठ गया था, नींद खुल गई, देखा भाई अब तो 5 ही बजे हैं, दोबारा सोचा सोने का मैं कहीं 7 ना बज जाए, सारी तरह प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। मैं बैठ गया आगे, और आपने देखा होगा बहुत जल्दी मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज दे दिया था कि भाई मैं जिंदा हूँ, यानी मैं जाग गया हूँ। तो उससे बड़ी एक्साइटमेंट रहती, कब मिले कब करे। और दिनेश जी का मेरे पास आ गया, आप जो एक और चैनल था उसको मैंने देखा, तो वहां भी बड़ा मजा आया, पसीने पसीने इन लोगों को आए हुए थे। और फिर यहाँ अपने जो है यादव साहब ने जो ठुमके लगाए, इसमें देखा होगा, मैं तो बार बार पसीने पूछ रहा था। बहुत ही इन जैसा लचक अभी तक नहीं आया हमारे अंदर, क्यों टाइम लगेगा। वो पूरी बॉडी अभी काफी सालों से सीधी खड़ी है, मुड़ना तोड़ना, बैठने के बाद कुछ दिक्कत आती है, बैठने वाली एक्सरसाइज नहीं हो पाती, खड़े वाली तो मैं कर लेता हूँ। और धीरे धीरे ये भी मैं उम्मीद करता हूँ, जो अब आज भी सीखा, आज तक भी जो किया है इन दिनों में, ये मैं पहले ऐसा भी नहीं कर सकता था। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये डॉक्टर साहब का भी बहुत अच्छी कोचिंग। और अमरपाल जी देखो कैसे, लगता ही नहीं कि ये इतने, लगता है जैसे कल के, इतनी हर काम में एफिशिएंसी इनकी। एक्सरसाइज में कई बार देखता हूँ कैसे, कहता हूँ कमाल करते हो आप, बच्चा भी मुड़ सकता घूम सकता, जैसे कि आप उछल कूद करते रहते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया। और कल जो हमने ये देखा था आपका ये कॉम्बो पैक सबका वर्कआउट का, बहुत ही बढ़िया था। और ये मैडम यादव तो कमाल कर रही थी, इतनी ज्यादा मुड़ तुड़ के, हम तो सोच ही नहीं सकते कि बचपना इनके अंदर आ चुका है। तो ये आप लोगों की देन है सर, कि हम जो दोबारा जिंदा हुए, वरना तो एक जिंदा लाश थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए कितनी बढ़िया मोटिवेशन की बात है सर ने बताई। और सोनू मैम की मैं बताता हूँ, दीदी ने जब भी वर्कआउट करवाया है तो बहुत बढ़िया वर्कआउट कराया है। मैं तो मिस करता हूँ उस वर्कआउट को। दीदी किसी दिन आप टाइम निकाल के जरूर उस वर्कआउट को फिर से कराओ, क्योंकि उनके वर्कआउट में जो एक स्टेबिलिटी होती है हमारी, कार्डियो प्लस हमारी स्ट्रेंथ, उसको मैं मिस करता हूँ। तो बहुत बढ़िया वर्कआउट आप कराते हो, आप किसी दिन फिर से कराओ। और मौसा जी ने देखिए 2-3 चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया बताई। नॉलेज लेना और उसको अप्लाई ना करना, ये उसकी तरह है जैसे कि मैं एक सत्संग सुनने गया, और सत्संग को सुनने के लिए मैं बैठा हूं और वहां 4 घंटे मैंने बिताए महात्मा जी के सुनने के लिए, और उसके बाद मैंने अपने ऊपर कोई अप्लाई नहीं किया। मैं घर पे आया, आते ही मेरा वो चिड़चिड़ा दिमाग, आते ही मैंने फिर मतलब वही जो हमारी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें फिर फंस गए। तो उस एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो आप अगर यहाँ नॉलेज लेते हो, देखिए मुझे बहुत ज्यादा, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं कोई डॉक्टर हूँ या कुछ हूँ, मैं एक आप एक तरह हेल्थ लवर हूँ, और मैं थोड़ा बहुत कहीं से मुझे मिल जाता है नॉलेज, मैं उसको वेरीफाई करके आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समय आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँ ये भी ठीक नहीं है, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो आपको लाने की कोशिश करता हूँ। आप उसको जो है थैंकफुल हो उसके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको अप्लाई करो। आप न्यूट्रिशन को सुनते रहो और आप अप्लाई ना करो तो फिर कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का। आप अपने कोच से बात करो, न्यूट्रिशन के बारे में बात करो, न्यूट्रिशन के डाउट्स क्लियर करो, कुछ आपको उस पर शक है तो वो क्लियर करो, और उसको समय जाया ना करो, आप उसको ले आओ। और उसके बाद आप वर्कआउट करो, अच्छा वर्कआउट करो, डेली वर्कआउट करो, कंसिस्टेंट रहो। और जो सर ने अभी और 2-3 चीजें बताई हमारे मौसा जी ने, कि स्मोकिंग और इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रहें, और हम उसका विरोध भी करें तो भी कोई बुराई नहीं है। तो आप इसी तरीके से फिट होते रहोगे और आप इंस्पिरेशन बनते रहोगे। आपको देखने वाले लोग, कल मैं जैसे जिम में गया, देखिए मेरा शाम के समय टाइम पास होता नहीं है घर पे, तो मैं जिम में चला जाता हूँ। तो जिम में जब मैं गया तो वहाँ लड़के जो बड़े बड़े मतलब डंबल्स वगैरह उठा के जो एक्सरसाइज कर रहे थे, वो मेरे पास आए, वो बोले कि आप कुछ ऐसा खा रहे हो जिससे आपकी मसल्स बची हुई हैं, और बहुत बढ़िया चीज खा रहे हो, आप हमें बिना नाम बताए वो चीज दे दो, हम आज ही उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने उनको ये बोला, नाम बताने में मुझे कोई शर्म थोड़ी है, आपको पहले उसके पात्र बनना पड़ेगा। आपका पात्र बनना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्री में कोई चीज बट रही है उसको ले आए प्रसाद को और खा लिया और हो गए फिट। पात्र बनना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी फिटनेस को, और उसकी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैं उसको ये समझ गया यार ये तो ले लिया तो फिट हो ही जाऊंगा, नहीं।
उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको, इस प्रोग्राम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसका पात्र बनना पड़ेगा। हर कोई ऐसे फिट हुआ करते तो फिर सड़क पे भी चलने वाला आदमी भी फिर फिट हुआ करता। तो चलिए, और आज हमारा समय ज़्यादा हो गया है तो हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। कल फिर मिलेंगे नई वर्कआउट, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच।